आज की ताजा खबर। नमस्कार। हरकारा के संग में आपका स्वागत है। हरकारा मतलब शोर कम रोशनी ज्यादा। और यहाँ पर हम वो सारी खबरें लेकर आते हैं जो मुख्यधारा और अ, के जो मीडिया है वो या तो छिपा रहा है या ठीक से बता नहीं रहा है। और दूसरा जो सूचनाओं के आगे की दरअसल खबरें हैं या उनका कोई मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश। तीसरा वो वैकल्पिक मीडिया जो जिन्हें अक्सर वो जो इस पत्रकारिता को बचाने के लिए मीडिया इंडस्ट्री के सामने खड़े हो रहे हो उनके उनके बारे में बात करना और साथ में देश विदेश की खबरें लेकर आना। अ, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका जो रोजाना का जो विमर्श है थोड़ा सा वो आगे बढ़े। तो हमारी समझ की दुनिया और हमारे बातचीत थोड़ी और आगे बढ़े। तो आज का अंक हम शुरू करते हैं। आज है सोमवार 9 जून और आज की खबरों से हम शुरू करते हैं। तो गौरव हमारी जो टीम में है वो बताएंगे। मॉर्निंग। आज की जो सुर्खियां हैं नीतीश, वो आज हमारे पास अस्पताल से एक तो सत्यपाल मलिक बीमार है, वहां से उन्होंने एक्स पे धमाके किए हैं। एक्स पे उन्होंने कुछ बयान जारी किए हैं। उसके अलावा मणिपुर हमारे पास आता है। मणिपुर में फिर से हिंसा हुई है। इम्फाल समेत कुछ जिले वहां कर्फ्यू की चपेट में आए हैं। बेंगलुरु में जो स्टैम्पेड हुआ है, भगदड़ मची थी, उस पे नई जांच निकल के आई है कि भाई पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि इतनी भीड़ थामने के लिए उनके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। इसके अलावा असम में 16 गिरफ्तारियां ईद के दिन हुई हैं। आरोप लगा है कि गौवंश वध का उन पे आरोप लगा है और 16 गिरफ्तारियां होती हैं असम में। एक दिलचस्प बयान मोहन भागवत संघ प्रमुख का आता है आज की जो सुर्खियां है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जातिवाद से मुक्त होना चाहिए हमारा समाज। उसके अलावा यूक्रेन और रूस के मोर्चे से भी एक बड़ी खबर आई है। रूस यूक्रेन के सुमी शहर के दरवाजे तक पहुंच गया है और उसने 50,000 से ज्यादा वहां पे सैनिकों को डिप्लॉय किया है उस बॉर्डर पे। हम्म। दो मजेदार हम लोगों ने कॉलम भी न्यूज़लेटर में अपने कैरी किए हैं। एक आकार पटेल का है जो बता रहे हैं कि हम डूम्स डे के बेहद करीब है और इतने करीब हम पहले कभी नहीं थे। तो यही आज मोटे तौर पे हमारे पास जो सुर्खियां उनमें मणिपुर है, बेंगलुरु की जांच आई है, अस्पताल से सत्यपाल मलिक के बयान है और यूक्रेन रूस की हलचल है। जो लगातार युद्ध तेज हो रहा है और उसके चलते पूरे यूरोप में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गए हैं। युद्ध के मुहाने पे यूरोप खड़ा है, ऐसा उनका मानना है। जी। सत्यपाल मलिक का फिर रात में फिर एक और संदेश आया था जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत गंभीर है वो। ये और भी ज्यादा इस बात को पेचीदा कर रहा है कि उनकी तबीयत को लेकर वो जो बात कह रहे हैं। क्योंकि जिस दिन भारत ने जवाबी जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था वो उसके एक दिन पहले ही सत्यपाल मलिक ने एक प्रोवोकेटिव बयान दिया था और एक तरह से सरकार की उससे किरकिरी ही हुई थी। और उसके अगले दिन ये किया, फिर उसके बाद से वो अस्पताल में लगातार है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक दिन पहले का उनका जो आखिरी ट्विटर पे लिखा हुआ है एक संपर्क का नंबर के साथ कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। और वो उसके पहले एक तरह से अब ये इस तरह से वो लिखा हुआ है बयान, वो काफी दारुण भी है इसलिए कि वो कह रहे हैं कि वो मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मतलब तो इस तरह की बात भी है। तो राजेश क्या समझते हैं उसका कुछ एक एक तो ये कि इसका हमारे देश के लिए और फिर राजनीति के लिए क्या इसका महत्व होगा? नहीं, देखिए, सतपाल मलिक जब आपको याद होगा कि पुलवामा हुआ था तब उन्होंने गवर्नर रहते हुए कुछ सवाल जो खड़े किए थे, उन सवालों का जवाब आज तक मिला नहीं है। वो सवाल अपनी जगह कायम है, खड़े हुए हैं और उन सवालों के बरक्स जो उनके साथ हो रहा है वही उनकी पीड़ा है, तकलीफ। माने जो उन्होंने कल जो अपने इसमें एक्स पर जो पोस्ट डाली है उसमें लिखा है कि भाई जब मैंने जिन सवालों को मैंने उठाया गवर्नर रहते हुए करप्शन के, वो जिस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है उसमें उनका भी नाम है, 8 लोगों के नाम है उसमें, मलिक साहब का भी नाम है।
तो उन्होंने यही सवाल खड़ा किया है कि भाई मैंने तो खुद ही जो है इस स्कैम को आपके सामने रखा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा था, और मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और वो ये कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं, उन्होंने, आपको याद होगा कि बीच में किसानों के मसलों पे भी सवाल खड़े किए थे और कई चीजें रिवील की थी, जैसे मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिला, उनका क्या क्या रिएक्शन था, वो सब भी उन्होंने किसानों के बीच रखा था। तो वो अपनी पोजीशन लेके चल रहे हैं। पुलवामा में उन्होंने जो रिवील किया था कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, वो उसमें इतने हमारे जवान चले गए, और मैंने जो है रैंडमली जो है घटना होने के बाद मीडिया से बात कर ली थी और कुछ कुछ बोल दिया था कि भाई ये हमारा ही इंटेलिजेंस फेलियर है, एक आदमी जो है इतने घंटे घूमता रहा, इतने जो है उसको चेक्स पे जो है देखा ही नहीं गया, उसकी गाड़ी घूमती रही। तो कहीं ना कहीं उनको फिर उन्होंने बताया कि भाई मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का किसी ढाबे से उनके पास फोन आता है, वो कहते हैं कि जो तुम अब बोल चुके हो इस बारे में वो वहीं पे वो फुल स्टॉप लगा दो, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। तो फिर और भी बातें उन्होंने कही थी कि भाई अजीत डोभाल जो एनएसए है वो उनके साथ पड़े हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी मुझसे बात की थी, मैंने भी फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है वहां से, जम्मू कश्मीर से वो किसी छोटे राज्य के राज्यपाल बना दिए जाते। किसानों की वो फिर तकलीफें बताते हैं वो, और ये कहते हैं कि भाई किसानों की मांगे मान लीजिए, ये बेकार कौम है, ये कुछ भी कर सकती है। तो इसी सब सारे संदर्भों के बीच वो जो अब अस्पताल में भर्ती है और वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने ही इस मुद्दे को आपके सामने, इस करप्शन को, जो मैंने उसको रद्द कर दिया था, वो जो टेंडर था उसको रद्द कर दिया था, और मेरे ट्रांसफर के बाद जम्मू कश्मीर से मुझे शिफ्ट किए जाने के बाद जो है किसी और के हस्ताक्षर से इस टेंडर को स्वीकृति दे दी गई। ये जो है करीब, समझिए आप, ये हम लोगों ने वायर से इस खबर को लिया है, और इसमें लिखा है कि ये करीब 2200 करोड़ रुपए का मामला था, और इनको, मलिक साहब को 150 रुपए से लेके बोले 150 करोड़ तक की मुझे रिश्वत की पेशकश की गई। तो और बोले मैं जो है अगर चाहता तो फलाना करता, ये करता, मगर मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, इसलिए मैं एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं पड़ा हूँ, मैं शायद सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो उनकी एक दारुण व्यथा है, और वो यही सरकार से और सिस्टम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इसमें जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लेके आइए आप, मतलब इधर उधर मत टहलिए, सरकार के सामने, सरकार ने जो जांच में सच पता किया है उसको लेके आइए। मेरे ख्याल से इन 11 सालों में सबसे बड़ा जो जिसको बोलते हैं कि जो जिसकी वफादारियां पलट गई मोदी जी के साथ, वो सबसे बड़ा एक तरह से मतलब इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा विसल ब्लोअर अगर है कोई हमारे यहाँ सामने, तो मेरे ख्याल से सतपाल मलिक ही है इन 11 सालों में। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शायद संघ ने भी इतना विश्वास जताया, क्योंकि उनको लगातार बड़े पद मिलते रहे, और उसके बाद वो एक बार जब वो पुलवामा के बाद शायद वो उनका छिटकना शुरू हुआ सरकार से, और वो फिर एक तरह से असुविधाजनक हो गए इस सरकार और सत्ता के लिए। और वो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता रहे हैं, और समाजवादियों के साथ उनका एक पृष्ठभूमि के हैं। टेंडर से ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि वो, क्योंकि वो व्यक्ति उस पूरे एस्टेब्लिशमेंट में एक ऐसे खड़ा होता है जो सबसे बड़ा एक, इसको बोलते हैं कि विटनेस है, जो सरकार के अंदरूनी परेशानियों, पेचीदगियों का। तो इसलिए वो एक महत्वपूर्ण, सतपाल मलिक क्या बोल रहे हैं वो, और वो आगे उनके साथ क्या होता है वो, तीसरा ये कि वो आगे और कुछ पत्ते खोल लेंगे तो फिर वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। उसके आगे अगली खबर जो है वो मणिपुर की है, कि मणिपुर में शांति के दावे 2 साल से ज्यादा वहां पर
हिंसा चल रही है और वो बहुत हमारी क्या बोलते हैं बहुत ही ताकतवर हमारी केंद्र की सत्ता है वहाँ पे। अब विधानसभा नहीं, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा हुआ है और उसके बाद भी मणिपुर इनसे जो है वो संभल नहीं पा रहा है। तो इस पर क्या कहोगे राजेश? नहीं, देखिए, संभल नहीं पा रहा है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और चूंकि संभल नहीं पा रहा था, इसलिए फरवरी इसी साल 4 महीने पहले राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया, चीजें संभले हैं। लेकिन अब फिर से जो है वो ये जो मैतेई संगठन है, जो मैतेई समूह है, वो उसके नेता को गिरफ्तारी के बाद ये जो ताजा जो हिंसा भड़की है वो इस वजह से भड़की है कि वो एक मैतेई जो नेता है कानून से उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जो वहाँ असली समस्या है वो तो वही मैतेई और कुकी के बीच जो चल रहा है, विद्रोहियों के बीच और समाज, दोनों समुदायों के बीच जो चल रहा है, वही तो असली समस्या है और उसी का निदान निकालना है। तो जब कल पिछले 1-2 दिनों के भीतर कुकई नेता, वो मैतेई नेता की गिरफ्तारी हुई, फिर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कल, जिसको हमने कैरी किया है, कि कुकी उग्रवादी समूह के भी 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मैंने वो खबर उतनी ज्यादा हाईलाइट हुई नहीं है, मैंने देखा, लेकिन हम लोगों ने कैरी किया है उसको, कि कुकी के भी 3 पकड़े गए हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई 2 साल हो गया, मई 2023 में हिंसा शुरू हुई थी और इसी मुद्दे पे हुई थी। तो कोर्ट का जो एक फैसला आ गया था कि मैतेई समाज को ये करना है, आपको शेड्यूल जो लिस्ट है उसमें डालना है, आरक्षण में सुविधा देनी है उनको। 2 साल हो गए हैं, करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है हिंसा में। 60,000 से ज्यादा लोग जो है अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उनको अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी 2 साल में गए नहीं है और हिंसा फिर से शुरू हो गई है। गवर्नर के सामने कल जो बीजेपी के एमएलए गए, जिनमें 10 एमएलए जो है कुकी समुदाय के हैं वहां मणिपुर में, उसमें तो 7 जो है बीजेपी के एमएलए, वो भी गए और उन्होंने बीजेपी की जो लोकल यूनिट है उसमें जो है बड़ा असंतोष, जो मैनेजमेंट चल रहा है, जिस ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है, उस पर असंतोष जताया है। तो माने वहां भारतीय जनता पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह, वो मैतेई समुदाय से आते हैं। तो उसमें खबर में ये है, जो हम लोगों ने वायर की और इंडियन एक्सप्रेस की, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबरें ली हैं, उसमें है ये सब चीजें, कि पूरा समर्थन है, पूरा संरक्षण है और उन लोगों की तमाम जो है संवाद की चीजें हैं उसमें, कि भाई ये पूरा जो समर्थन दिया जाता रहा, किस तरह से एक पक्षी कार्रवाई की गई है, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो ये मसला तो चल रहा है और वो रह रह के चीजें जो है सामने आती हैं। अब देखते हैं, इसको देखना होगा कि भाई सरकार इसको किस तरह से डील करती है और जो नई सरकार के लिए एक जो मार्ग प्रशस्त करने का दावा किया गया था, उसको कैसे जो है खड़ा किया जाता है। क्योंकि अभी राष्ट्रपति शासन है, गवर्नर का रूल है। हमने ये भी देखा था पिछले दिनों के वो गवर्नर साहब को जो है एयरपोर्ट पे उतर के राजभवन जो है वो चौपर से जाना पड़ा था। माने अब जबकि वो बल्कि भारत के पूर्व गृह सचिव हैं, मतलब इससे पहले वो ये अपने आप में, ये तो हिंसा तो आज हुई है कि गवर्नर का जो है हवाई अड्डे से राजभवन चौपर से जाना अपने आप में ये दिखाता है। और ये इस बात को भी शायद 1 महीना होने जा रहा है। तो हालात वहां सुधरे नहीं है, राष्ट्रपति शासन के बावजूद हालात अभी सुधरे नहीं है। और अब ये जो घटनाएं हुई हैं हाल की ताजा, के 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई जगह खबर है कि 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया, इम्पोज कर दिया है। एक जगह 1 जिले का बताया है, लेकिन ज्यादातर जगह जो है 5 जिलों का बताया है। तो स्थिति अभी में सुधार नहीं है। ये जो
हम लोग जितना भी समझ लें कि बहुत ही निर्णायक और ताकतवर और ये सब सरकार है, जैसे कि वो दावे करते रहते हैं, पर वो न तो उनको अभी तक कश्मीर के वो 4 लड़के मिले, ना इनसे अभी तक मणिपुर संभला है। तो जहाँ भी जब जब आग लगने लगती है और जब जब बातें बहुत एक तरह से क्रिटिकल होने लगती हैं, जब उस स्टेज पे आती हैं, तो उसको लेकर केंद्र सरकार की जो हैंडलिंग है वो खासी मतलब उसका खराब प्रदर्शन करना चाहिए कि वो जो है वो कर नहीं पाई वो। मणिपुर के साथ एक और बात भी ये है कि वो उत्तर पूर्व का एक एक बड़ा राज्य है। ज़्यादातर वहाँ पर वो एक हिंदू बहुल राज्य है। और दूसरा कि उसके साथ भी खासा एक तरह से सौतेला बर्ताव लोगों को लग रहा है कि उसके साथ किया गया है। और अभी भी ऐसी उम्मीद या भरोसा ऐसा नहीं दिलवा पाई सरकार कि मणिपुर को वो संभाल लेगी। ये एक रेखांकित करने वाली बात है। एक बात और है इसमें, एक और ऐड कर देखिए, एक तो चुप्पी जो है, माने पारदर्शिता की चुप्पी जो कमी है, तो हमेशा ही हर बात पे ही है कि पारदर्शिता की कमी तो मतलब वो तो समझते हैं कि ये हम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से आपको नहीं बता सकते हैं। बहुत तो नहीं बता सकते तो कुछ करके दिखाओ, फिर वो भी नहीं करके दिखा पा रहे। लोग भी नाखुश हैं, हिंसा भी हो रही है, जो लोग पीड़ित हैं उनका कोई उन्हें कोई खास ऐसी राहत नहीं मिल रही है। तो आपसे ये मैनेज हो नहीं पा रहा है। नहीं, संवाद एक बहुत बड़ा तरीका होता है। आप जब 1 टू 1 बात होती है, कुछ चीजों का समस्या का हल निकलता है, मतलब बड़ी-बड़ी समस्याओं का। लेकिन अगर एक तरफ चुप्पी एकदम ओढ़ ली जाए और कुछ बोला ही ना जाए, ना कोई संवाद कायम किया जाए, तो ज़ाहिर है कि आप किसी समस्या को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब अपने घर में भी जो है, अगर कोई समस्या है तो हम बात करते ही है ना, करना ही पड़ती है। अगर आप उसकी एक समय सीमा है, उसके अगर बियॉन्ड जाएँगे आप, तो वो एक बहुत बड़ी जो है मसला बन के और समस्या बन के आपके सामने ही खड़ा हो जाता है। आपको बात करनी पड़ती है। चाहे वो मतलब घर में भी कोई मेंबर हो, ऑफिस में हो, बात तो करनी ही पड़ेगी। बगैर बातचीत के तो बात की जानी चाहिए। आप जो है ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, ठीक है ट्रांसपेरेंसी है है और उस मतलब कई चीज़ें बताई नहीं जा सकती, मत बताइए, लेकिन बात तो करिए आप। आपको जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, वो भी है। फिर जवाबदेही लेने की बात भी है कि जवाबदेही कौन ले रहा है? कश्मीर की जवाबदेही किसकी थी? ये जो पूरा जो इंटेलिजेंस फेलियर ये जो हुआ था, मणिपुर में जो कुछ हुआ, फिर अंत में ये बग कहाँ जाके खत्म, जो बोलते हैं ना, वेयर डज द बग स्टॉप? तो कौन है राइट। उसका जो इंचार्ज कौन है और हाँ, उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही है और उसको उसको उसमें बदला क्या जा रहा है? ये देश को कोई बताया ही नहीं जाता कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए, ये हम कर लेंगे। तो भाई कर लेंगे तो कहाँ कर पा रहे हैं? ये हाँ, सबसे बड़ा जो जब पिछला जब 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 पिछली सरकारें थी यहाँ लगी, वो भी बहुत पुरानी बात हो गई कि मनमोहन सिंह, ये तो निर्णायक सरकार नहीं, ये तो लुंज-पुंज लोग हैं, ये जो पूरा फिर भी इतना ही बुरे हालात तो शायद उस समय भी नहीं थे। ये लगातार हम देख सकते हैं उस तरह से। हुँ। उसके साथ ही कुप्रबंधन पे जो 1-2 लेख हमारे आज छपे हैं। एक तो डूम्सडे क्लॉक के बारे में जो आकार पटेल का लेख है, और दूसरा जो है कि ये जब दुनिया के जब बड़े साम्राज्य खत्म होते हैं तो उस समय वहां पे क्या हो रहा होता है। तो वो दोनों लेख जो हैं वो इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि जो दुनिया में जो अ, जब साम्राज्य खत्म हो रहे होते हैं, ये क्रिस हेजेस हैं, ये भी पुलिट्जर अवार्डी राइटर जर्नलिस्ट हैं। और उसमें वो सिंहासन पर मूर्ख नाम से एक है कि उनका एक लेख हमने छापा है अनुवाद करके, एक सबस्टैक पर ही, एक सबस्टैकर है हमारी तरह ही। और उसमें वो बता रहे हैं कि रोमन और माया और फ्रांसीसी, हैब्सबर्ग, ऑटोमन, रोमनो, ईरानी और सोवियत राजवंश के पूरा पैटर्न देखते हुए कि वो उनमें क्या हो रहा था। तो उन सब में जो सबसे कॉमन बात थी कि एक बेवकूफ, एक निकम्मा नालायक व्यक्ति उसके सत्ता पे आया था। और जो क्रिस हैं ये बात अमेरिका के संदर्भ में कर रहे हैं इस समय। पर आप इसको पढ़ें और शायद आपको लगेगा कि सिर्फ ये अमेरिका के बारे में नहीं है, दुनिया के कई देशों के और इस समय के हालात के बारे में भी है।
आकार पटेल का भी जो लेख है वो एक एक ये इसमें मैं पहल है थोड़ा कि सा इसमें थोड़ा इंटरव्यू करता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। इसमें लिखा है, बड़ी बात लिखी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन में चापलूस मूर्ख रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल के आधुनिक संस्करण हैं। हम्म, तो मतलब ट्रंप के प्रशासन में क्या क्या है, ये उन्होंने इसको तफसील से बताया है कैसा है। जिसने जादू शक्तियां प्राप्त करने के लिए विशाल राज्य आवंटित किए। वाकई बहुत दिलचस्प है और इसको पढ़ना चाहिए। जो 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 मौजूदा जो सीन है ना, उसकी बड़ी जबरदस्त मतलब व्याख्या है और समअप भी बहुत बढ़िया किया है। तो इसलिए कि और फिर आकार वो पटेल का जो बेसिकली वो एक हाँ गौरव सामूहिक तो विचारहीनता के लिए बेसिकली वो समाज को ही दोष देती हैं कि भाई समाज स्वेच्छा से ऐसी कट्टरपंथी बुराई को गले लगाता है। वो जब इस हाँ पूरे मतलब लेख उसमें ये है में कि बता रही वो है कि इस में पात्र कैसे हमारा समाज भी वो ये कह रही है कि नेता जो है वो इसमें वो नहीं है, वो एक सिर्फ पात्र है जो लोगों ने चुना है अपने क्या बोलते हैं जो साझा एक कलेक्टिव कॉमन सेंस के लिए। उसके कारण वो चुना गया है कि जिसमें वो नेता है जो जिसमें हिटलर के बारे में बात की जा रही है उसमें कि मतलब वैसे तो वो भी बहुत पढ़ा लिखा और ज़हीन व्यक्ति नहीं था। उसको अश्लील कहते हैं कि वो एक वल्गर आदमी था जिस तरह से वो बातें करता है। उसको बातें बनानी आती थी और वो एक ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और वो जर्मन साहब से पर तो उनको ये बहुत बहुत दिलचस्प बात है कि हम लोग नेताओं पे बहुत व्यक्तिवादी हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये इसके कारण ऐसा हो रहा है, पर वो कह रहे कि नहीं, वो सब लोग ही ऐसा चाह रहे हैं कि उसको 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 आगे बनाते हैं उस तरह से। सोसाइटी पे है, समाज पे है, हाँ समाज पे सवाल है। हम ऐसे आदमी को चुन रहे हैं भाई, वो अपने आप थोड़ी बैठ गया है। वो बिल्कुल। जो भी है वो अपने आप नहीं बैठ गया, हम लोगों ने चुना है। वो यही कह रहे हैं कि बेसिकली आप हो, मूर्ख जो है आप हो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, आगे आगे बढ़ा जाए। हाँ तो इसमें रूस और उसकी गाजा की खबरें इस पे हमेशा गौरव की निगाह बहुत रहती है। तो वहां पे भी हिंसा चलती आ रही, जिसका जिक्र आकार अपने उसमें कॉलम में करा डूम्सडे क्लॉक में की। इस समय जो जिसको बोलते हैं दुनिया में जो तनाव का जो तापमान है वो कितना अधिक बढ़ा हुआ है कि हर तरफ मतलब लड़ाइयां चल रही हैं, अनिश्चितताएं हैं, दो जगह बड़े युद्ध चल रहे हैं जिसमें से दोनों जो आक्रमण करने वाले देश हैं दोनों परमाणु शक्तियां रखते हैं, परमाणु हथियारों की शक्तियां रखते हैं। फिर वो टैरिफ और ये चीन से जो अस्थिरता की जो चल रही है, व्यापारिक अस्थिरता का समय है। भारत और पाकिस्तान का उसमें जिक्र है कि वो लोग आए मतलब लगभग एक युद्ध में बदलते बदलते जो रह गया। ये सारी चीजें जो है मतलब बताती है कि और डूम्सडे क्लॉक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि वैज्ञानिक बनाते हैं कि जिसमें वो उन सारी चीजों को जोड़ते चलते हैं जिससे कारण हमारी जो खुद का विनाश करने की जो हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसे ऐसा क्या होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी और दुनिया जब भी खत्म होगी वो आधी रात का समय होगा और उस आधी रात को होने में कितना समय बचा है अगर वो सब कुछ ये एक दिन का है। तो उसमें वो शायद बता रहे हैं कि अब वो समय 90 सेकंड बचा है और ये 90 सेकंड पहले कभी शायद नहीं रहा। मतलब ये 1947 में 7 मिनट था, फिर वो घटता 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 90 सेकंड बचा है। मतलब दुनिया को तो ये कंसेप्ट है समझने का इस गंभीरता को कि ये हम लोग कितने इस समय पृथ्वी और हम सब मैनकाइंड के लिए ही मानवता के लिए ही खतरा बनते जा रहे हैं। गौरव आगे चलें जी रूस और गाजा की तरफ। रूस
रूस ने अभी यूक्रेन के सुमी एक शहर है उसके करीब पहुंच गया, उससे 22-23 किलोमीटर ही दूर है, और उस मोर्चे पे उसने 50,000 सैनिक वापस तैनात किए हैं। तो ये इलाका 2022 में यूक्रेन ने आजाद करवाया था रूस से ही। वापस से अब रूस उस पूरे शहर पे कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है। इस बीच जो पिछले दिनों स्पाइडर वेब यूक्रेन का एक मिशन था जिसमें उन्होंने बहुत सारे 40 एयरक्राफ्ट तबाह करने की बात की रूस के, उसके बाद से वो तनाव काफी बढ़ गया है, और उनके बीच में जो रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर के लिए, शांति के लिए जो प्रयास चल रहे थे, वो भी फिलहाल तो अभी संकट में दिख रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के इस तनाव ने पूरे यूरोप में ही तनाव पैदा किया हुआ है। मतलब कल ही हम लोगों ने एक खबर लगाई थी कि भाई जर्मनी में किस तरीके से जो बंकर है उन्हें रिवाइव किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को जर्मनी सुरक्षित कर सके अपने नागरिकों को। तो सीधी सी बात है, अगर इतनी बड़ी यूरोप की इकोनॉमी अगर सुरक्षा तैयारियों पे अपना ध्यान देने लगी है तो संकट करीब है उनको। मतलब युद्ध की सुगबुगाहट पूरे यूरोप में ही महसूस की जा रही है। ये खाली अब मामला रूस और यूक्रेन का नहीं रह गया है। नहीं, उसमें शायद ये भी ट्रम्प के आने से जो नया वो हुआ है ना कि अनसर्टेनिटी जो है वो नई तरह की आई है, और वो यूरोप में बहुत सारे लोग हैं जो लोग बात कर रहे हैं जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की, जहाँ पे ये दूसरे विश्व युद्ध का पहली बार है कि जर्मनी कह रहा है कि उनके ऊपर से तो बहुत सारे बैनिश वो थी, पाबंदियां थी कि सामरिक शक्तियों को लेकर, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर को लेकर उनको एक सजा दी गई थी। पर अब वो उनको कहा जा रहा है कि जर्मनी को वापस सामरिक शक्तियां अपनी बढ़ानी चाहिए और उसको एक लीडरशिप का रोल लेना चाहिए, क्योंकि वो पुतिन और ये सब इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के जो दावे थे और जो उनकी गंभीरता थी कि हम आते ही रूस का ये खत्म करवा दूंगा, और उसके बाद जो उनका बर्ताव रहा है जेलेंस्की के साथ में और सौदाबाजी जो की को लेकर, वो सब दरअसल इतना सस्ता और वो इतना वाहियात रहा है कि उसमें लगता है कि ये आदमी जिम्मेदारी से कोई भी चीज को नहीं करने वाला है, और उसका खामियाजा सब भुगतेंगे। पूरी दुनिया भुगत रही है एक तरह से। अमेरिका के अंदर भी लोग भुगत रहे हैं और अमेरिका के बाहर, तो चाहे वो यूरोपियंस हैं या चीन में है या हर देश अलग अलग तरह से उसको देख रहा है। जैसे हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट वीजा पे कैसे एकदम से रोक लगा दी गई है। तो वो सारा जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही थी जो बहुत एक सुगमता के साथ, वो सब एब्रप्ट हुई है। तो उसकी वजह भी एक ही है कि पर इस बीच ये भी है कि ये समझ पाने में यूरोप को और यूक्रेन को थोड़ा सा समय लगा कि वो अमेरिका पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर सकते कि वो अपनी पीस मेकिंग जो डोनाल्ड ट्रम्प के मुताबिक उसने भारत पाकिस्तान के बीच में तो करवा दी, पर वो रूस की और इजराइल के साथ वहां पे कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। ये न पुतिन मानने को राजी है न नेतन्याहू, क्योंकि वो गंभीरता शायद उनमें नहीं है। उनके जो भी डील मेकर्स हैं वो कोई मतलब क्योंकि अभी मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प ने जितने फैसले लिए हैं, 100 दिन हुए हैं उनको आके, और 100 दिन में जितने फैसले उन्होंने खुद के पलटे हैं, वो बताता है कि आप जो है, हालांकि मुझे किसी और की भी याद आती है उसमें, पर ये कि वो आप सोच नहीं रहे हैं, आप उसको करने के बाद सोच रहे हैं कि अच्छा इसका हम क्या करें फिर से। तो उससे पूरा का पूरा बना बनाया जो प्रणालियां हैं दुनिया में, जो कि नए वर्ल्ड, जो एक ग्लोबलाइज दुनिया में बहुत सारी बारीक आपस के अरेंजमेंट्स हैं, उनके इक्वेशंस हैं, वो सब आपने बिल्कुल तोड़ फोड़ दिए एक तरह से। एक बात ऐसी है जिससे वो अभी तक नहीं पलटी, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, एक बात ऐसी है जिससे वो अभी तक नहीं पलटे हैं, वो है कि वो 12 बार चुके हैं कि भाई उन्होंने इंटरवीन किया और पार कराया भारत पाकिस्तान के बीच। उनका ये जो क्लेम है, अभी तक 12 बार बोले हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो आगे भी ऐसा ना बोले। और वो तब अब मुझे पता नहीं कि कब भारत सरकार या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कब इस बारे में अपना बयान देने वाले हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो बोल रहा है वो झूठ और बकवास है।
हाँ, ये एक ऐसी बात है कि इससे पलट नहीं रहे, वो सतत बोले जा रहे हैं, 1 दर्जन बार बोल चुके। और हम अपने विदेश इस पे दृढ़ है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कोई इस्तेमाल करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पर जब तो वो जब कोई बात है, जब वहां का एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कह रहा है, तो वो हम अपने छोटे मोटे कारकुन से क्यों कहलवा रहे हैं? वो सीधी बात, अगर वो गलत कह रहे हैं तो गलत हमें कहना चाहिए, तो हम क्यों रोक रहे हैं? तो उसको लेकर भी खासा एक, मेरे ख्याल से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो कुछ अलग से बात करनी चाहिए कि कैसे वो हमारा जो पर्सपेक्टिव और नैरेटिव वाला जो गेम होता है, वो भारत जो है युद्ध में भले जंग में भले ही आगे रहा हो और जीता हो और उसका हाथ ऊपर रहा हो, पर दरअसल इन सारी चीजों पे वो बहुत ही एक तरह के कुप्रबंधन का जवाबदेह भी है और शिकार भी है, और उसकी 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 गलती किसी और की नहीं है, वो गलती हमारी अपनी है जो कलेक्टिव तौर पे, चाहे वो मीडिया का रोल रहा हो, चाहे वो सरकार का रोल रहा हो, चाहे वो कूटनीतिकों का रहा हो। अभी ये सब लौटेंगे सब दली, जिस समय देश को मिलके बैठ के आपस में बात करनी चाहिए, तो उस समय वो लोग उनको बाहर भेज दिया। वो बाहर भेज के जो है गाने सुना रहे हैं वहां जाके, और जिन लोगों के सामने बैठे दिखते हैं वो भी भारत के ही लोग हैं, उनके सामने जाके जिन्हें पता है, तो ये इसको बोलते हैं कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड। तो जो ऑलरेडी भारत की तरफ है उनको जाके आप क्या बता रहे हैं भारत के बारे में? मतलब अभी तक एक भी ऐसा कन्वर्सेशन नहीं आया जहां पे टफ कॉल की तरह की जो हमारे, जिसको हम कह सकते हैं जिनकी सहानुभूतियां हमारे साथ नहीं है, और हम इन सर्वदलीय बैठक के जो लोग गए हैं, जो उनके कारण कोई किसी की राय बदल गई हो, या किसी ने उठ के कहा हो कि हाँ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान इन आतंकवादियों के पीछे है, भले ही वो 4 लड़के मिले हैं और ना मिले, वो अब शायद भारत सरकार के लिए या हम सब के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण, जिसको हम नहीं मान रहे होते हैं। ये पूरी दुनिया जो है, जो बात समझ में आती है वही है कि हर आदमी धंधा करने में लगा, कारोबार करने में लगा है। ये इसको समझा जाना चाहिए, और जो नहीं समझा जाता, आप देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें आप देखिए कि तुर्की ने क्या किया। जिस तुर्की को भारत ने जबरदस्त जो है वहां पे मदद पहुंचाई जब वहां भूकंप आया, और हमारे उससे आज के नहीं ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं तुर्की के साथ, मगर उसने क्या किया, पाकिस्तान को वो ड्रोन दिए। रशिया के पुतिन से जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हमने देखे वीडियो, अभी ये संघर्ष, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद शहबाज शरीफ पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, बकायदा हैंडशेक हो रहा है वहां। तो अब देखिए ये जो इजराइल जो कर रहा है, सारी दुनिया एक तरफ और वो अपनी जगह कायम है। हमने खबर ली है गाजा में इजरायली जो बमबारी है वो तेज हो गई है और 31 लोग हलाक हो गए, वहां खत्म हो गए। चाइना को देखिए आप, चाइना अमेरिका के रिश्ते में के बारे में क्या कह रहे थे ये जो ट्रम्प साहब हैं, और फिर अभी क्या स्थिति क्या है, ताजा सूरत हाल क्या है, G7 में क्या होने वाला है। हर व्यक्ति जो है धंधे में लगा है, कारोबार में लगा है, मतलब कोई किसी के साथ नहीं है और सब एक दूसरे के साथ। मगर यहाँ जो सरकारें वही तो बात है कि ये ग्लोबलाइज दुनिया में आप कैसे रोक सकते हैं कि ट्रेड को, या आपकी अपनी सुरक्षा के जो मामले हैं वो आपको देखने हैं, वो उसके लिए कोई और जिम्मेदार थोड़ी हो सकता है। अगर मुझे भारत की सुरक्षा का मैं प्रभारी हूं, तो उसके लिए मैं चीन और तुर्की और बाकी देशों को क्या दोष दूंगा? तो मुझे खुद ही देखना चाहिए कि मैं उसको इतना मजबूत बना सकूं, उसके मेरे पास इतनी योजनाबद्ध तरीके से वो चीजें हों जिसको लेकर आपके वायुसेना प्रमुख को ये न कहना पड़े हम जहाज ही नहीं लड़ने के लिए, मतलब वो तो ये कह रहे हैं। खैर, तो आज का ये अंक यहाँ पर हम समेटते हैं। करीब 35 मिनट हो गए बात करते करते, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले अंक के साथ, और हम पढ़ते रहिए हरकारा, शोर कम रोशनी ज्यादा, और हम फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताजा खबर
आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।